हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज हम बात करते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जिस तरह से मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में जब बताया था आपका, तो उसमें कहा था कि कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस या सीरीज़ जो प्रोपेगेट करती है इस तरह से, यानी कि अंडर ए पर्टिकुलर लॉ, जिसमें एक पैटर्न होता है। जैसे कि आपने एपी पढ़ा था, एपी के अंदर क्या पैटर्न बताया था बेटा कि एक जो है कॉमन चीज़ होती है जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो हर कंसेक्यूटिव टर्म्स में ऐड होता चला जाता है, यानी कि ऐड होने से इंक्रीज करने लग जाएगी या फिर वो डिक्रीज करने लग जाती है जो भी सीक्वेंस होती है। ओके, यहाँ पर क्या कहता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि वो किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होती चली जाए। वो कॉन्स्टेंट आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई और इंटीजर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी प्रोग्रेशन जो नाम दिया था मैंने, प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि भाई कोई भी सीक्वेंस प्रोपेगेट करती है अंडर ए पर्टिकुलर पैटर्न, जिसमें आप पैटर्न बना सके। कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न के अंडर कोई सीक्वेंस अगर प्रोपेगेट करेगी तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेस जो आपके सिलेबस में है, दो तरह की प्रोग्रेशन है, एक आपकी अर्थमेटिक है, दूसरी क्या है बेटा आपकी जियोमेट्रिक। अर्थमेटिक के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो जियोमेट्रिक सीक्वेंस देखिए, ये कहता है कि इफ़ A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, मान लीजिए ये कोई भी एक सीक्वेंस दे रखी है, अगर इस सीक्वेंस को मैं जीपी का नाम दूं तो जो आपका कंडीशन बनेगा वो क्या बनेगा भाई कि जो रेशियो होगा, रेशियो बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, वो सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी कि अगर A2 को मैं A1 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो A3 को मैं A2 से डिवाइड करूं, या AN को मैं डिवाइड करता हूं इससे पहले वाली टर्म से। कंसेक्यूटिव टर्म्स लेनी है आपको, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होगा बेटा वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, और इस कांस्टेंट रेशियो का नाम दे देते हैं हम R। तो इस तरह की जो प्रोग्रेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए मैं कहता हूं कि लेट जो फर्स्ट टर्म है बेटा, जो फर्स्ट टर्म है किसी भी जीपी की A1, उसको मैं A कह लेता हूं। तो क्या आप बता पाएंगे कि A2 क्या होगी? A2 क्या होगी? A1 मल्टीप्लाई हो जाएगा R से, यानी कि ये आएगा आपका AR। A3 क्या होगी बेटा? फिर एक और R से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी R स्क्वायर। A4 अगर आप निकालेंगे तो फिर R से मल्टीप्लाई करेंगे AR क्यूब। ऐसे आपका चलता चला जाएगा। तो AN यानी कि जो nth टर्म होगी, nth टर्म क्या होगी इसकी? nth टर्म के लिए हम एक पैटर्न बनाते हैं। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ A इंटू R इसकी पावर 1 माइनस 1। भाई 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 आपका 1 होता है, A ही रह गया। सेकंड जो टर्म है इसको लिख सकता हूँ R की पावर जो है 2 माइनस 1, यानी कि आपकी A2 था तो एक सिमेट्रिकल पैटर्न बन जाता है भाई कि अगर A2 है तो 2 माइनस 1 कर दिया, A3 है तो मैं 3 माइनस 1 कर दूंगा। इस तरह से पैटर्न बन जाएगा ये आपका। तो यहाँ पर AN जब निकालोगे तो AR क्या होगा? जो भी यहाँ पे है वो -1, ये आपकी क्या आएगी? जनरल टर्म आ जाएगी। ठीक है, इसको लास्ट टर्म कह सकते हैं, जनरल टर्म कह सकते हैं, nth टर्म इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे। देखिए कुछ एक क्वेश्चंस करके देखते हैं इस पे। जैसे ये आपसे कहता है कि एक सीक्वेंस दी है, एक सीक्वेंस है बेटे आपके पास, जैसे 18 -12 8 एंड सो ऑन, ये आपके एक सीक्वेंस दे दी। तो ये कहता है कि इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म जो है 512/729 होगी। ये देखिए आप इसमें कैसे करेंगे। जो मैंने आपको जनरल टर्म बताई है वो होती है AN = AR की पावर n-1, यानी कि तीन चीज़ें हैं इसमें। AN एक ये हो गया, एक ये है, एक R, और एक क्या आपका चौथा N है। चार में से अगर किन्हीं तीन का आपको मालूम होगा तो फोर्थ निकाल सकते हैं। चार अननोन में से किन्हीं तीन अननोन का अगर हमें मालूम है तो हम क्या करेंगे,
फोर्थ निकाल लेंगे। कैसे बेटे, इस सीक्वेंस के अंदर देखिए आप कहोगे कि हेयर A1 कितना दिया है भाई 18, ठीक है। तो R कॉमन रेशियो, जो कॉमन रेशियो आप निकालेंगे R क्या होता है A2 अपॉन में A1। सेकेंड टर्म को हम डिवाइड कर देते हैं बेटा, तो ये आएगा -12 अपॉन 18 -2/3। R की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स कि भाई इस जीपी की, इस सीक्वेंस की ये कौन सी टर्म होगी। तो नंबर ऑफ लास्ट टर्म है ये, nth टर्म हम इसको मानते हैं। तो an आपको क्या दिया है, लास्ट टर्म an ये आपको दे दिया बेटा 512 अपॉन 729। लास्ट टर्म भी आ गई। तो मैंने कहा था 4 अननोन है, 4 अननोन में से 3 आपको मालूम हो गया, फोर्थ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आप कहोगे वी नो an कितना बेटा 512 अपॉन 729 इज इक्वल टू a है आपका 18, r है -2 अपॉन 3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी n-1, ठीक है। कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 18 को उधर शिफ्ट कीजिए आप, तो ये आपके पास आएगा बेटा -2 अपॉन 3 इसकी पावर n-1 एंड दिस इज इक्वल टू 512 अपॉन 729 डिवाइड में आपका कितना आ जाएगा 18। 2 से आप इसको काटेंगे तो कितना 256, ये कितना आ गया 9। यानी कि अभी हमारा काम क्या होता है, जब किसी कांस्टेंट की पावर में आपका अननोन होता है जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो एक्सपोनेंट द्वारा हम क्या करते हैं, इसको भी 2/3 की फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो आप पावर को कंपेयर करेंगे ना कि भाई अगर बेस आपका सेम होगा तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इसको क्या बना देता हूँ -2/3 की पावर n-1, ठीक है। और ये आपका कितना होता है 2 की पावर 8, 2 की पावर कितना होता है भाई 8, और ये 2 की पावर 3 की पावर 2 है, ये कितना होगा 89 9 तो 3 की पावर 8 हो गया, कितना बन गया ये 8। कैसे देखो, ये क्या होता है आपका 81 मल्टीप्लाइड बाई 9, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2 कितना होगा आपका 8 हो गया, ठीक है। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो -2/3 बेटे इसकी पावर n-1, और इसको लिख सकता हूँ -2/3 की पावर 8। अब आप कहोगे सर ये माइनस कहाँ से आ गया, हमें बेस को सेम करना था, अगर इधर ओड पावर तो आ जाती तो हम नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब इवन पावर है तो माइनस का भी तो आपका सिंप्लीफिकेशन वही बनेगा जो आपका यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बेस को, क्योंकि बेस अगर इक्वल है तो इनके एक्सपोनेंट भी क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी कि जो n-1 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 8 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 9 आ जाएगी, ठीक है। कर सकते हैं ना इस तरह से। और देखिए आपको 2 टर्म दे रखी है भाई, 4th और 9th टर्म दे रखी हैं किसी भी जीपी की, तो जीपी निकालनी है। ये कहता है फाइंड द जीपी। अगर आपको 4th टर्म दे रखी है और 9th टर्म भी दे रखी है, क्वेश्चन कहता है कि बेटा आपको A4 कितना दिया है भाई 54, और A9 9th टर्म क्या दे रखी है 13122, यही दिया है, ठीक है। तो अब ये कहता है कि आप इसमें जीपी निकालिए, कोई बात नहीं, 2 इक्वेशन बन जाएंगे इसमें, जिस तरह से एपी में हम बनाते थे भाई, अगर 2 टर्म दे रखी हैं तो ए और डी में 2 आपकी इक्वेशन बन जाती थी, दोनों को हम लीनियरली सोल्व करते थे। तो आप इसको क्या कहोगे, जो A4 दिया है बेटा, A4 को आप क्या लिख सकते हो एपी का दिमाग रह गया, ए आर की पावर कितनी हो जाएगी भाई 3, और ये कितना है 54 हो जाएगा। 9th टर्म क्या होती है, ए आर की पावर हो जाएगी बेटे 8, ये हो जाएगा 13122, ठीक है। यानी कि जो आप लिखते हैं जीपी के अंदर n-1, अगर आप 9th टर्म निकाल रहे हैं तो आप क्या कहोगे n के 9-1 हो जाएगी, आर की पावर 8 हो जाएगी। अब आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड 2/1, तो क्या होगा बेटा ए आर की पावर 8 अपॉन ए आर क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 13122 अपॉन में 54, या ए से ए कैंसिल होगा और आर की पावर कितनी बचेगी बेटे 5,
8 में से आप 3 माइनस कर दोगे तो r की पावर बच गई 5। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना आ जाएगा, जैसे 54 से मैं इसको कैंसिल कर दूं, 1 जा 54 कितने पे जाएगा भाई, 2 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बच गया 23। अब कितने पे जाएगा, 4 पे, 4 पे कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, और अब कितने पे जाएगा 3 पे, यानी ये आ गया आपका 243। r की पावर 5 क्या हो गया 243, और 243 क्या होता है 81 3 जा, यानी कि r की पावर 5 ये हो गया 3 की पावर 5। जब कंपेयर करेंगे तो बेटा पावर सेम है तो बेस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। अब r की वैल्यू आपके पास है, किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो a की भी आ जाएगी आपके पास। तो फ्रॉम 1 आप कहेंगे कि भाई फ्रॉम 1 a 3 की पावर 3 ये है आपका 54, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, कितने में जाएगा 2 पे, यानी कि a की वैल्यू कितनी आएगी बेटे आपके पास 2 आ गई। तो हम क्या जीपी बना सकते हैं, अब जीपी क्या आएगी, देयरफॉर जीपी इज 2 2 3 जा 6 3 जा 18 3 जा 54 एंड सो ऑन। ये आपका जो है जीपी बन जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं इस तरह से। और देखिए बेटा एक क्वेश्चन ये आपसे कहता है पी क्यू आर एपी में है, तो प्रूव कीजिए कि पी एच क्यू एच और आर एच टर्म जो होंगी, जो जीपी की होंगी वो भी जीपी में होंगी। ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले ये आपसे कहता है कि बेटा पी क्यू आर इन एपी, 3 नंबर दिए हैं आपको पी क्यू आर, वो एपी में है। पी क्यू आर इन एपी, अगर ये एपी में है तो आप क्या कहोगे कि भाई ट्वाइस द मिडल टर्म विल बी इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम। एपी का यही होता है ना, जैसे आप क्या कहोगे भाई सेकंड टर्म में से फर्स्ट करोगे क्यू माइनस पी इक्वल टू आर माइनस क्यू, क्यू को एक साइड किया तो ट्वाइस द क्यू क्या हो जाएगा आपका पी प्लस क्यू। और वैसे भी मैंने जब अर्थमेटिक मीन कल जब किया था तो आपको ये बताया था कि भाई जो मिडिल टर्म होती है यानी कि अर्थमेटिक मीन होता है, एपी सीरीज में बीच वाली जो टर्म होती है वो क्या होती है, उसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं हम। इसका जो अर्थमेटिक मीन होता है वो क्या होता है, सिंपली जो आप निकालते हो सम ऑफ द गिवन नंबर्स अपॉन 2। ठीक है, यानी कि ये आपको कंडीशन दे रखी है पी क्यू आर अगर एपी में है तो। अब ये क्या कहता है पी एच क्यू एच एंड आर एच टर्म ऑफ ए जीपी, किसी जीपी की 3 टर्म उठाई हमने कहीं से भी, पी एच क्यू एच एंड आर एच, वो तीनों टर्म अगर उनको एक साथ ले तो वो भी अपने आप में एक जीपी बनाएंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट में थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए ये A1 है, A2 ये AP है, ये AP प्लस 1 समथिंग कुछ भी, ये AQ हो जाए, आगे चल के AR आ जाए, यानी ये कोई भी जीपी दे रखी है, इसकी एक टर्म यहाँ पे AP है, ये PH ये क्या है RH टर्म है, 3 टर्म दे रखी है। अगर बाकी को हटा दो, सिर्फ इनको लूँ मैं, इनको अगर मैं लेता हूँ तो ये क्या बनाएंगे, ये अपने आप में जीपी की 3 टर्म होंगी। और जीपी की 3 टर्म होने का मतलब क्या हुआ कि बेटा ये जो ए क्यू अपॉन में ए पी है, यानी कि जो रेशियो इनका आया वो ए आर अपॉन में ए क्यू, इनके रेशियो के बराबर होना चाहिए। यानी आपको ये प्रूव करना है कि ये रेशियो और ये रेशियो आपका इक्वल दिखा दिया। अगर ये रेशियो इक्वल आ गया तो हम कह देंगे ये तीनों टर्म आपकी क्या है, जीपी में है। ठीक है, तो देखिए अभी आप यहाँ से क्या कहेंगे, आप कहोगे कि पी एच टर्म ऑफ जीपी, उसको आप क्या लिखोगे बेटा ए पी, और ये किसके इक्वल होगी a इंटू आर की पावर p माइनस 1 हो जाएगा। जो क्यू एच टर्म है बेटे ये आपके पास आएगी ए क्यू इज इक्वल टू ए आर की पावर q माइनस 1, और जो आर एच टर्म है ए आर ये क्या हो जाएगी, इसको मैं सिंबल अलग कर दूं क्योंकि यहाँ पे भी आर है यहाँ पे भी आर है, तो मैं इसको कैपिटल आर कर देता हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा बेटे आपका थोड़ा डिस्टिंग्विश हो जाएंगे, अलग अलग दिखे, आइडेंटिकल नहीं दिखाई देंगे। ए आर की पावर आर माइनस 1। ठीक है, ये आ गई तीनों टर्म। अब हम क्या कहेंगे, ए पी ए क्यू ए आर इन जी पी इफ एंड ओनली इफ ए क्यू का जो स्क्वायर है
ए क्यू का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होना चाहिए ए पी मल्टीप्लाई ए आर। ये समझ में आया कहाँ से लिखा है? ये यही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब आप तो ए क्यू मल्टीप्लाई ए क्यू का स्क्वायर हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि अगर ए बी सी तीन जीपी की टर्म दे रखी हो तो हम क्या कहते हैं, बी अपॉन में ए इज इक्वल टू सी अपॉन में बी, यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, ए सी। जबकि जो ए पी होती है उसमें ट्वाइस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, ठीक है। ये कंडीशन अराइज होती है। तो अगर ये आपकी जीपी में है तीनों टर्म तो ये कंडीशन आपका फॉलो करेंगे। तो इसमें इनकी वैल्यूज रखिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये और कह सकते हैं यहाँ पे ए क्यू ए आर की पावर क्यू माइनस 1 और इसकी पावर कितना होगा बेटा 2। ये हो जाएगा ए इंटू आर की पावर पी माइनस 1 ए इंटू आर की पावर आर माइनस 1। होगा कि नहीं होगा? इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वेयर आर की पावर ट्वाइस क्यू माइनस 2, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होती है आपकी पावर की। दिस इज इक्वल टू ए इंटू ए, ये भी ए स्क्वेयर और आर की पावर एक साथ लिखोगे तो पी प्लस आर माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और ये आपका क्या हुआ, ए स्क्वेयर कैंसिल। अब आर की पावर जो यहाँ दे रखी है इक्वल टू ये भी आर की पावर है, तो बेस सेम हो गया तो एक्सपोनेंट इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब आप क्या कहोगे कि सर ट्वाइस क्यू माइनस 2 इक्वल होना चाहिए पी प्लस आर माइनस 2 के। माइनस 2 से आपका माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये कंडीशन आ गई, यानी कि ट्वाइस क्यू बराबर होना चाहिए पी आर के। और ये कब होगा, दिस इंप्लाइज पी क्यू आर आर इन ए पी, ठीक है। एंड विच इज ट्रू, ये तो गिवन है, विच इज ट्रू। समझ में आया बेटा? इस तरह से करना था, कर सकते हो? ओके।